साथियों, कौन हैं ये चित्पावन ब्राह्मण? जानने के लिए पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, ऐसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो पंजीकृत नहीं है। पंजीकृत होने से इसे अपना संविधान बनाना पड़ता, वार्षिक आम सभा करनी पड़ती, संगठन के चुनाव कराने पड़ते और ऑडिट करानी पड़ती। परंतु आरएसएस इस मामले में स्वतंत्र है। इसके संस्थापक सावरकर जी एक चित्पावन ब्राह्मण थे और उनके समय से ही दो एक अपवादों को छोड़कर इसके प्रमुख केवल और केवल महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण ही हो सकते हैं और कोई नहीं। यह मूलतः चित्पावनों की ही संस्था है जो कि हिंदुत्व के नाम पर जन समर्थन प्राप्त करती है। चित्पावन ब्राह्मणों का भीमा कोरेगांव से क्या नाता है, इसे समझने के लिए चित्पावन ब्राह्मणों के इतिहास को समझना होगा। इतिहासकारों का कहना है कि 18वीं शताब्दी में कुछ इजरायली यहूदी आकर भारत के कोंकण तट पर बस गए थे। चित्पावन ब्राह्मण उन्हीं के वंशज हैं। यहां प्रश्न उठता है कि जो ब्राह्मण समुदाय समुद्री यात्रा करने वाले व्यक्ति को जाति निकाला कर देता था और विदेशियों को म्लेच्छ और अछूत मानता था, उसने इन यहूदियों को ब्राह्मण कैसे बना लिया? ये लोग जिनका न नामकरण हुआ, न चूड़ाकर्म, न उपनयन संस्कार, जो वेद पाठी नहीं थे, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, ये वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर सीधे सीधे ब्राह्मणों में कब और कैसे शुमार होने लगे? इसका जो संभावित कारण प्रतीत होता है वह है राजनीति। राजनैतिक सत्ता में असीम और अमोघ शक्तियां होती हैं। चित्पावन समुदाय के लोग बुद्धिमान, कार्यकुशल और गंभीर प्रकृति के होते थे। शिवाजी के पुत्र छत्रपति साहू जी ने चित्पावनी जाति के बालाजी विश्वनाथ भट्ट को अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। तब से मराठा शासन में पेशवा का पद केवल चित्पावनों के लिए ही आरक्षित हो गया। राजनैतिक सत्ता के बल पर ये धीरे धीरे महाराष्ट्र के अघोषित शासक बन गए। इनके सत्ता में आने पर चित्पावनों की भीड़ कोंकण से आकर पुणे में बसने लगी। इनको मुफ्त में जमीनें मिलने लगीं, कर से छूट मिलने लगी और सारे प्रशासनिक पद मिल गए। शुरू में देशस्थ ब्राह्मण इनको नीचा समझते थे। चित्पावन जाति के पेशवा तक को ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित घाटों पर स्नान करने की अनुमति नहीं थी। किंतु सत्ता सबको झुका सकती है। सत्ता के साथ इनमें अहंकार भी बहुत बढ़ गया और असहिष्णुता भी। यही कारण था कि वह ब्राह्मण ही नहीं, हिंदुत्व के संरक्षक भी बन गए। दलितों पर जितना अत्याचार होता था उससे कहीं अधिक अत्याचार होने लगा। इतिहासकार रिचर्ड मैक्सवेल ईटन के मतानुसार द राइज ऑफ चित्पावान्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सोशल रैंक राइजिंग विथ पॉलिटिकल फॉर्चून। चित्पावनों के जातिगत पूर्वाग्रह को राजनैतिक सत्ता से जो असीम शक्ति मिली, उसी को इस भीमा कोरेगांव युद्ध में चुनौती दी गई। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि पेशवा शासन की चूलें हिल गईं। मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों में चित्पावन ब्राह्मणों के भ्रष्टाचार, अपनी जाति के प्रति पक्षपात और जरूरत से ज्यादा अहंकार की गणना भी की जाती है। ये यहूदी मूल के लोग ब्राह्मण और कट्टर हिंदूवादी कैसे बने यह तो स्पष्ट नहीं है, किंतु यह बात स्मरणीय है कि इसी जाति ने हमारे देश को अनेक विचारक और समाज सुधारक भी दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और विनोबा भावे चित्पावन ब्राह्मण ही थे। कालांतर में यह समाज सुधार और सामाजिक बराबरी का सिद्धांत इनको रास नहीं आया। ये पुराने कट्टरवादी ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होने लगे। 1925 में आरएसएस की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। वही चित्पावन ब्राह्मण आज फिर से राजनैतिक सत्ता के शीर्ष पर स्थापित है। सरकार तो एक राजनैतिक दल भाजपा की है, किंतु वे केवल डिजूर यानी कानूनी शासक हैं। एक गैर राजनैतिक संस्था के रूप में आरएसएस यहाँ की तात्विक शासक या डिफेक्टो शासक है। हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकांश मुख्यमंत्री, अधिकांश राज्यपाल और तमाम स्वायत्त संस्थानों के प्रमुख आरएसएस के प्रति निष्ठा के आधार पर उक्त पद पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चित्पावन ब्राह्मणों को आप समझ गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार।